हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए 2015 टू 2023 का सीरीज लेकर आऊंगी। सो आई एम बैक विथ माय सीरीज। सो होप यू लाइक इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ये सीरीज हम एक ऑर्डिनरी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो कुछ-कुछ एस्पिरेंट होते हैं ना कि वो सारी स्कीम रट कर चले जाते हैं। तो हम ये वीडियो जब बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बना रहे हैं, जो सिर्फ़ स्टैटिक पढ़ रहा है और पीटी 365 या फिर कोई भी ईयरली कंपाइलेशन पढ़ के एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ रहा है। तो वो कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा? तो ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है। अगर यहाँ कोई है जो हर स्कीम के पीछे बहुत सब तैयार कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप नॉलेज के पीछे जा सकते हैं। बट मेरा मानना यही है कि आप अपना स्टैटिक करिए, ईयरली कंपाइलेशन करिए और फिर ये एक सीरीज़ को अपने ध्यान में रखिए। इसमें जो भी मैं बता रही हूँ उसे ध्यान में रखिए और बिल्कुल दैट विल सफाइस यू फॉर यूपीएससी 2025। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट वाज रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, सो अगर देखा जाए तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक ऑर्डिनरी एस्पिरेंट, राइट, तो वो मान लिया पढ़कर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठा है व्हाट इज द प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, हालांकि ये एक ऐसा स्कीम था कि इसके बारे में काफी लोगों को काफी ज्यादा पता था। ठीक है, तो अभी भी ये काफी न्यूज में रहता है। तो क्योंकि पीवाईक्यू में आ चुका है, तो अब ये आपके लिए मैंडेटरी हो गया है कि आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में एक अच्छा नॉलेज का एक ग्रिप रखिए कि कब लॉन्च हुआ एंड दिस स्कीम इज फॉर व्हाट, और इसके टारगेट्स क्या हैं, ये क्या इसके एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये सारा आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर कोई ऐसा स्कीम आता है दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो हर स्कीम के पीछे भाग रहा है, तो दैट इज नॉट विच आई सजेस्ट। ओके, तो बिल्कुल आपको ये नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई स्कीम है जो अभी भी रेलिवेंट है, न्यूज़ में है और वो पीवाईक्यू में आया है, तो आप वो कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं कि उस समय ये क्वेश्चन आया और कोई एक ऑर्डिनरी बच्चा है जो स्कीम पढ़कर नहीं गया है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल एक पेपर और नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए, ताकि जो हैक्स, जो एनालिसिस मैं आपको बताऊँ, वो आप बस नोट कर लें, उसे आप अपने ध्यान में रख लें और बिल्कुल अ, आगे के पेपर्स में आप खुद भी अप्लाई करिए और मैं भी बताऊँगी और फिर देखेंगे कि कहाँ पर कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है, प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट अ चीपर रेट्स। ओके, एक ऑर्डिनरी सिटीजन इसे पढ़ रहा है। ओके, सॉरी, आई ऑलवेज यूज द टर्म सिटीजन, एस्पिरेंट। ओके, तो promoting women self-help group in backward areas, the second option. Third option is promoting financial inclusion in the country, and the fourth option is providing financial help to the marginalized communities. Okay, इसमें आपको बस एक पॉइंट है जो नोट करके रखना है, क्या कि यूपीएससी जो है वो वाइड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट वाइड होते हैं, जो स्टेटमेंट वाइड होते हैं उसको क्या करता है, सही बनाता है। वाइड स्टेटमेंट को यूपीएससी सही बनाएगा और नैरो स्टेटमेंट को गलत बनाएगा। चलो देखते हैं। प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट अ चीपर रेट। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो है वो इसको नैरो बना रहा है पुअर पीपल लगाकर। ठीक है, अगर जैसे ही इसने पुअर पीपल लगाया, इट मीन्स ये स्टेटमेंट नैरो हो चुका है। ये बता रहा है कि ये स्कीम पुअर पीपल के लिए है। ठीक है, ये थोड़ा नैरो स्टेटमेंट है, राइट। चलिए यहाँ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसे नैरो बना रहा है, कैसे, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को
प्रमोट करने के लिए, वो भी उस विमेन्स हेल्प हेल्प ग्रुप को जो बैकवर्ड एरियाज में है, तो ये भी नैरो बन गया। चलिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। अब देखिए ये स्टेटमेंट आपको वाइड लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब इसको भी इसने नैरो बना दिया। ठीक है, तो हम अपने एनालिसिस से, अपने पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे हमने ये जाना कि यूपीएससी वाइड स्टेटमेंट को सही बनाता है और नैरो स्टेटमेंट को गलत, जिसके लिए हम इसको कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे और हम इसे राइट कंसीडर करेंगे और एक ऑर्डिनरी बच्चा इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आने वाले क्वेश्चंस में भी हम इसे अप्लाई करेंगे ताकि आपको इस एनालिसिस पर यकीन हो जाए और फिर आप यही करके आना अपने यूपीएससी 2025 एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दैट सेज with reference to the 14th finance commission which of the following statements are correct। ओके, सबसे पहली बात तो 14 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो इस पर आया है कुछ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी क्या है कि पहला स्टेटमेंट इज अ प्योरली नॉलेजेबल स्टेटमेंट, ये नॉलेज रिक्वायर कर रहा है। अगर आपको पता है दैट्स राइट, नहीं पता है नॉट राइट। ओके, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में पढ़ के ही जाना होता है एग्जामिनेशन में। जैसे कि अभी रिसेंट जो फाइनेंस कमीशन आई, उसने क्या रिकमेंडेशन किया, उसने क्या पैरामीटर्स रखे, उसमें वेटेज किसका ज़्यादा था, क्या-क्या पैरामीटर्स किस वेटेज से किस आपको स्टेट को ज़्यादा मिला है। तो ये आप बस, क्योंकि पीवाईक्यूज़ में भी पूछे हुए हैं, हॉट टॉपिक्स भी है फाइनेंस कमीशन, आप इसके एक नोट अपने पास ही रखेंगे। तो एक बच्चा, एक यूपीएससी का ऑर्डिनरी बच्चा भी ये सब करके ही जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको करके ही जाना है, जिससे हमारा ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आता है और इसमें बिल्कुल मैं एनालिसिस लगाने को तो बता सकती हूँ, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि दैट्स वर रिगार्डेड एज़ अ नॉलेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इंक्रीज अ डिवीजन पूल फ्रॉम 32% टू 42%। जनरली देखा जाए अगर ये कुछ ऐसा हॉट टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं होता, तो अगर यूपीएससी इस डेटा को बनाता तो इसमें बहुत गलती करता, कुछ इधर से इधर स्किप करता, ठीक है, और इसको गलत बना देता। बट यहाँ पे इसने 32% टू 42% बिल्कुल सही किया है। ठीक है, और ये भी ये गलत है क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट का रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन नहीं देता है, और अगर आप इसको अच्छे से फाइनेंस कमीशन के सब फंक्शंस को पढ़ के जाते हैं तो इसको आप गलत कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन से आप ये सीख लीजिए कि जाइए फाइनेंस कमीशन के सारे आर्टिकल्स आर्टिकल 280 में हैं, इसके फंक्शंस क्या है ये याद कर लीजिए। और अभी जो रिसेंट का फाइनेंस कमीशन है उसके जो भी पैरामीटर्स रहे, किसको ज़्यादा एलोकेशन हुई, इसमें में वेटेज कितना था, ठीक है, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फैक्टर, इनकम डिस्टेंस फैक्टर और ये सारे पैरामीटर्स थे, इसको आप एक पेपर में लिख लीजिए, उसके वेटेज को लिख लीजिए और यहाँ से आपका इससे आने वाला क्वेश्चंस हाथ से नहीं निकलेगा। और क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोस में आपको 7 पिलर्स में एक पिलर करंट अफेयर्स का बताया था। इसको भी आपको करके ही जाना है। कोई भी बच्चा जो आपको ईयरली कंपाइलेशन करके जा रहा है दैट ही नोज, बिकॉज ये जो सारे ही ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही न्यूज़ में रहने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो न्यूज़ में नहीं रहते हैं और ईयरली कंपाइलेशन में भी नहीं रहते हैं, तो वो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको करें। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये क्वेश्चन था। इसका आंसर है ब्रिक्स। अब इससे आपको क्या करना है, क्योंकि कीवर्ड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यू में आ चुका है, तो आप ये आसियान, ब्रिक्स, ओईसीडी, डब्ल्यूटीओ इन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक पेज में लिख लेंगे। आप घबराइए मत, मैं आपको ये सारे और इनके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं, इसके सारे आपको एक वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूँगी सारे नोट्स। ठीक है, आप उसको बस कर लीजिए और यहाँ से आने वाला मतलब बॉडीज़ से आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ब्रिक्स
करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ब्रिक्स अभी भी न्यूज़ में है, क्योंकि इसमें जो है वो न्यू कंट्री जुड़ी है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, IC, ओके, यू। वही मैं बताती हूँ कि ये निमोनिक्स इसलिए है। I for Iran, S for Saudi Arabia, E for Ethiopia, E for Egypt, and U for UAE. So these are the 5 countries that recently joined BRICS. ओके, तो इस तरह से। और अभी जो मैं आपको जो एक पूरा बॉडीज का जो नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें बिल्कुल नेमोनिक्स के साथ आपको ये मैं पूरा करवाऊंगी, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज होगा वो भी मैं प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले जो भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ वीडियोस, उसको आप देखिए। दैट विल सफाइस यू फॉर UPSC 2025। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। A decrease in the tax to GDP ratio of a country indicates which of the following। ठीक है, चलिए, ये प्योर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है जो मैंने बोला ना, स्टैटिक। अगर पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने फर्स्ट पिलर में ही स्टैटिक को रखा था, तो ये तो बिल्कुल आप करके ही जाएंगे ना, स्टैटिक तो आपको करके ही जाना है। तो स्टैटिक में ही आ जाएगा ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर क्योंकि ये पीवाईक्यू आ गया है तो ये वाला तो हमें छोड़ना ही नहीं है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। तो पहले तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये टर्म क्या है, मतलब कि टैक्स कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू योर जीडीपी ऑफ द कंट्री। ओके, so if the tax was greater than the GDP of the country, then your tax to GDP ratio is higher, and if that tax collection is lower than the GDP of the country, then it is lower. It is lower in comparison to your GDP. Okay, so it says that a decrease in the tax to GDP ratio, it means that the tax collection is lower than the GDP of the country. So इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो रहा है। टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? जीडीपी से। जितना जीडीपी है उसके कंपैरिजन में टैक्स कलेक्शन अगर कम आ रहा है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। प्योर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको बहुत अच्छे से इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाते हैं तो आपके ये सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। चलिए इससे हम देखते हैं। स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्या आपका ये बता रहा है कि आपका इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम है? ठीक है। दूसरा, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, या फिर ये बता रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए कि ऐसा भी तो होता है कि किसी का टैक्स कलेक्शन, किसी का जीडीपी, किसी का इनकम बहुत ज्यादा हो, पर इसके बावजूद वो टैक्स जो है वो इवेड कर रहा हो। ठीक है, तो इससे हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। ठीक है, और इसके वजह से आपका जीडीपी के मुताबिक टैक्स नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और ये बिल्कुल बता रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका टैक्स का कलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है जीडीपी के मुताबिक। तो बिल्कुल ये सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 ओनली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। इन दी साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, ठीक है, अच्छे से चले जाइए। ईस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है, पैसिफिक रीजन, ओके, हियर ईस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक, समथिंग लाइक हियर। एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, सो हियर थोड़ा बात कर, पोलर की तरफ थोड़ा बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सैक्लोन के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ ऑर्जिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आपका प्योर ज्योग्राफी, यानी फिर भी ये फिर स्टैटिक से आ रहा है, हमारा फर्स्ट पिलर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ सैक्लोन नहीं ऑर्जिनेट होता है। क्यों नहीं होता है? व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ के जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। कोई बच्चा है स्टैटिक पढ़ के आया है तो वो इसको कैसे कर लेगा, तो इसलिए मैं बोली हूँ एक बच्चा जो फुल स्टैटिक पढ़ा हुआ है, ईयरली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन न्यूज़ जो भी हॉट टॉपिक्स रहे हैं, जैसे कि कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। ठीक है, तो अगर ये जनरल टॉपिक्स किया हुआ है, करंट अफेयर्स किया हुआ है, और आपके स्टैटिक किया हुआ है, तो उसके बाद ये सीरीज के मुताबिक अगर वो देख ले और एनालिसिस सीख ले, तो बिल्कुल वो ही वाज कैपेबल टू pass the cutoff, okay, and he was capable of cracking the prelims. So I was making this series, um,
विथ पर्सपेक्टिव कि ये जो देख रहे हैं वो लोग देख रहे हैं जिनका स्टैटिक अच्छा है, जो मेहनत करना जानते हैं, मतलब अपना नॉलेज पार्ट को बिल्कुल अच्छा रखे हुए हैं। उसके बाद इन एडिशन टू दैट मैं उन्हें बताऊंगी एनालिसिस, हैक्स, कीवर्ड एनालिसिस, ये और कुछ अपने वीडियोस लाऊंगी जैसे कि एवरग्रीन टॉपिक्स पर, ठीक है। और अगर उनको चाहिए होगा कि मैं प्योर कॉन्सेप्ट्स यानी इकोनॉमी के प्योर कॉन्सेप्ट्स पर या ज्योग्राफी के प्योर कॉन्सेप्ट्स पर, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सब पे वीडियो लाऊं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिए। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं, और आई विल मेक श्योर कि जब मैं उसको वीडियो बनाऊं तो बिल्कुल एक क्रैश कोर्स की जैसा बनाऊं, ताकि आप उसे देखें एंड दैट विल सफाइस यू। आपको ऐसा ना लगे कि मैं 3 बुक जाके पढूं, आप बस एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे, मैं बताती चलूं, आप उसे अपने वर्ड्स में लिख लें, आप वो 2-3 पेज पढ़ लें, okay, and you are done with the static part of that part, okay. Maybe it's of history or polity or economy or geography concepts, okay. तो अगर if you need that, please comment me, I will make a video on that, okay. And addition to that, I also mention कि मैं अपनी एक स्टार सीरीज लाऊंगी जिसमें सारे आपके जो एवरग्रीन टॉपिक्स रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि सैक्लोन, जैसे कि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स, ठीक है, इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वो स्टार सीरीज, एक टॉपिक हर दिन आएगा, और उस तरह से आप वो स्टार सीरीज कर लेंगे तो दैट विल सफाइस यू। करंट अफेयर्स, एवरग्रीन टॉपिक्स एंड स्टैटिक्स, दैट विल सफाइस यू फॉर प्रीलिम्स 2025। सो अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। तो दिस इज रिगार्डिंग द साइक्लोन, ओके। अगर साइक्लोन कोई बच्चा स्टैटिक करके जा रहा है, पता है उसको कि लो प्रेशर चाहिए होता है, एंड लो प्रेशर इज कनेक्टेड टू द ITCZ, right? Low pressure is connected to ITCZ, okay. Okay, sea surface temperature is also a factor. Sea surface temperature is also a factor, and Coriolis force is also a factor, ठीक है। लैंड इज नॉट अ फैक्टर। तो सबसे पहले तो कि साइक्लोन यहाँ नहीं हुआ तो क्योंकि लैंड नहीं था, तो लैंड इज नॉट अ फैक्टर, तो सबसे पहले तो हम डी को कट कर लेंगे, ठीक है। कोरियल फोर्स साइक्लोन के लिए ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ कम है, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ कम है, लेकिन ये ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, कम है तो ठीक है, यहाँ साइक्लोन नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर देखें, ये इसने बोला है साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, तो यहाँ तो कोरियल फोर्स ज्यादा होता है ना, तो इटसेल्फ ही ये स्टेटमेंट गलत बनाया है कि यहाँ कम है इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, कम होता, नहीं होता, सही होता, लेकिन यहाँ तो ज्यादा है, इसके बावजूद नहीं बना, तो दैट कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। ज्यादा होता है कोरियल फोर्स यहाँ, तो यहाँ 2 वीक है, यहाँ बोल रहा है, नहीं ऐसा तो है ही नहीं। चलिए, सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, अगर लो होता सी सरफेस टेम्परेचर तब तो साइक्लोन बन जाता ना, तो यहाँ लो होने पर साइक्लोन नहीं बना, दैट वाज आल्सो मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। तो इस हिसाब से ITCZ यहाँ नहीं बनता है, लो प्रेशर ITCZ, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से कनेक्ट करके ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which of the following pairs of state in India indicates the easternmost and the westernmost? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी को भी अगर इंडिया के बारे में पता है, सबसे पहले तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले तो इंडिया के बारे में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। और सबसे बेसिक नॉलेज तो कोई भी यूपीएससी के वाले बच्चे को होता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, या फिर हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया से पास हो रही है, तो उस वो कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है, तो ये सब तो कोई भी बच्चा करके ही जाता है। अच्छा, अगर है यहाँ पर हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, या सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, या ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, या वेस्टर्न मोस्ट क्या है, सबको पता है। ईस्ट अगर आप वेस्टर्न मोस्ट देखेंगे, हमें पता है अरुणाचल प्रदेश लास्ट में है, राजस्थान इधर वेस्टर्न मोस्ट सबसे लास्ट में है। अगर ऊपर में देखा जाए तो लद्दाख साउथ आपका नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो तमिलनाडु नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी नहीं, इंदिरा पॉइंट दैट इज द सदर्न मोस्ट, लेकिन इंदिरा पॉइंट इज डूब गया है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अंडमान निकोबार आइलैंड इतना आपका सदर्न मोस्ट। तो यहाँ क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। चलिए आते हैं आगे।
ओके। अच्छा, इसको करते समय एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो नेशनल पार्क्स या जो भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह आसाम या राजस्थान में हैं, तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, इन सबको हमें बहुत अच्छे से करना होता है। तो जब वो मैं एवरग्रीन टॉपिक्स वाला सीरीज़, स्टार सीरीज़ लाऊँगी, उसमें एक वीडियो हमारा नेशनल पार्क्स में होगा, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क, राजस्थान वगैरह के नेशनल पार्क वो थोड़ा अच्छे से करेंगे, ठीक है? चलते हैं आगे। Consider the following statement regarding the directive DPSP, डायरेक्ट स्टैटिक से क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा था, स्टैटिक द फर्स्ट पिलर, 40 to 45 क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली यहाँ से हो जाता है। लक्ष्मीकांत की बुक से डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो जाएगा कि ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट है लक्ष्मीकांत का, करेक्ट। द प्रोविजन कंटेन इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दैट इज आल्सो डायरेक्ट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, और दैट मेक्स द ऑप्शन सी टू बी राइट। चलते हैं आगे। इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ओके, इस पे क्वेश्चन है, क्योंकि 2015 में इस पे क्वेश्चन आ गया है, तो फिर हम इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द हाईएस्ट वेट, हाईएस्ट वेट सबसे ज्यादा किसको मिला है, ठीक है। अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए 8 कोर इंडस्ट्री का, तो आपको बस एक एब्रिविएशन याद रखना है, वो क्या है, रेस्को रेस्को एनआरएफ, रेस्को क्रूड एनआरएफ, ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। और मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होगा। चलिए, एनआरएफ, तो रेस्को, तो आर फॉर रिफाइनरी, ठीक है, आर फॉर रिफाइनरी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एस फॉर स्टील, CO, CO for coal, N for natural gas, and C for cement, and F for फर्टिलाइजर। तो ये रेस्को क्रूड एनआरएफ मैंने ऐसे ही क्यों याद करने को आपको कहा, बिकॉज अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको वेटेज याद होगा, सबसे ज्यादा वेटेज होता है रिफाइनरी का, ठीक है, और सबसे कम वेटेज होता है फर्टिलाइजर का, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिफाइनरी आपका ऑप्शन में नहीं है, तो रिफाइनरी के बाद वेटेज किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी इज इन द ऑप्शन, तो हो जाएगा ये सही, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लें क्योंकि ये वेटेज के अनुसार है। अगली बार हो सकता है ये पूछ ले कि लो वेटेज किसका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इज बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन। नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स पे यूपीएससी का बहुत ध्यान होता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क को बहुत अच्छे से करना होता है, ठीक है। और ज्यादा अंदर से नहीं पूछता है, नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क आपको बस इंपॉर्टेंट वाले कर लेने होते हैं, उसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं वो कर लेने होते हैं, और मैं खुद करवाऊंगी आपको स्टार सीरीज में, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ, कोलादियो और सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर हरियाणा में, भितरकनिका आपका उड़ीसा में, और किबुल लामजाओ, ठीक है, आपका राजस्थान में, कोलादियो राजस्थान। तो यहाँ पर भीतर का आंसर इज भितरकनिका, क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग वेजिटेशन का नाम है फुमडिस, ठीक है, सबको पता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि सब कर लेंगे, और इसकी इसलिए ये सब जो नेशनल पार्क है इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, जैसे कि केबल लामजाओ नेशनल पार्क और कोलादियो घाना नेशनल पार्क, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे कि ये नेशनल पार्क कहाँ है और इसकी इसमें ऐसा क्या फीचर्स है। चलते हैं आगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना ही स्टैटिक से हो पाता है, ना ही करंट अफेयर्स में कुछ खास लोग मतलब इस टाइप का तो कोई भी करंट अफेयर्स में कोई प्रिपेयर नहीं करता, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दिस सीरीज इज ऑल अबाउट। You have done your static, you have done your current affair, but still some questions have come जिसके लिए आपको एनालिसिस चाहिए होती है, क्योंकि जो बच्चे कट ऑफ पार कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस के बलबूते पे ही कर रहे हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हमें नहीं पता है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनआईएफ इज एन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन कोलैबोरेशन विद हाईली एडवांस फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। अब
कोई भी स्टेटमेंट पढ़ने वाला बच्चा ये जान रहा है कि ये स्टेटमेंट थोड़ा इनएप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि वो पीवाईक्यूज भी करके आया है। उसने देखा है कि इनएप्रोप्रिएट से स्टेटमेंट कभी सही नहीं होता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज इटसेल्फ सेज कि आई एम रॉन्ग। ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट खुद चीख के कह रहा है कि आई एम रॉन्ग, बिकॉज आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्टेटमेंट बनाया गया है कि इसको गलत करो, तो हम कर देंगे इसको गलत। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हम नहीं जानते हैं, और हमने पीवाईक्यूज के एनालिसिस से कई बार ये सुना है कि डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ये सब गलत होता है। हाँ, 90 टू 95 केसेस में ये गलत होता है, बट यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये सही है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखेंगे। यहाँ ये सही है, नेशनल इनोवेशन की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसको करके भी इसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर पीवाईक्यू एनालिसिस से देखा जाए तो अधिकतर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री गलत दिया जाता है। बट 2 था। एक ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि कभी भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है तो वो ज़रूर चाहेगा कि अगर एनआईएफ से उठा के वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें एक स्टेटमेंट तो वो सही बनाए। थोड़ा आप ये चीज़ सोच सकते हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट था सही और हमारा आंसर होता है 1 ओनली। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। What can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizers in agriculture? अब आप यहाँ पर एक और ट्रिक, एक और एनालिसिस का पार्ट याद रख लेंगे। जैसे हमने ये याद रखा ना कि डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज अधिकतर वो गलत बनाते हैं, और स्टैटिक तो स्टैटिक ही है, वो तो आपका नॉलेज से ही होता है। हाँ, फिर एक हमने देखा शुरू में कि वाइड स्टेटमेंट को सही बनाते हैं, नैरो स्टेटमेंट को गलत बनाते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करके अपने नोट्स में रखनी है कि नेगेटिव फॉर नेगेटिव, नेगेटिव फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स आपके ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है? और आपको यहाँ से मिल जाते हैं नंबर और आप कर लेते हैं कट ऑफ क्लियर। तो चलो देखते हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए, देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव बात चल रही है कि यहाँ पे हो रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो कोई चीज अगर गलत हो रहा है तो इम्पैक्ट भी कैसा क्रिएट करेगा? द इम्पैक्ट इट क्रिएटेड इज ऑल्सो रॉन्ग, इज ऑल्सो नेगेटिव। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि नाइट्रोजनस फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोलिफरेट करवा देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलिफरेट? इसका मतलब है कि उसको और भी ज्यादा बढ़ा देगा, ग्रोथ करवा देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो सोचो कोई नेगेटिव चीज अच्छा काम कर दे, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? सॉइल के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, दैट फिक्सेस द नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव बात चल रही है कि एसिडिटी बढ़ा देगा, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट को लीच करवा देगा ग्राउंड वाटर में। तो ये दोनों ही नेगेटिव बात है, राइट? तो हम कर देते हैं 2 और 3 को सही। यहाँ पर ये दोनों ही करवाएगा, यही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। यहाँ से ये हमारा सही हो जाता है। 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हमें यहाँ से फिर यही याद रखना है कि नेगेटिव फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव। यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक और बात, बिल्कुल आप अपने बायसेस को किनारे रख दें, क्योंकि हम यहाँ स्टैटिक में क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक में आपको पढ़ के ही जाना है। फिर करंट अफेयर्स क्या बोल रहे हैं? आपको करंट अफेयर्स करके ही जाना है, ठीक है? इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं? एवरग्रीन टॉपिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब करके ही जाना है। तो उसके अलावा जो असली में कट ऑफ क्लियर करवा रहा है वो ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है? हालाँकि ये सब जो है ये भी स्टैटिक से ही लिंक्ड होके आ रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट पढ़ने वाला ये सब बहुत बेसिक नॉलेज से कर सकता है, ठीक है? अब चलते हैं आगे। बट अभी एक और क्वेश्चन देखा था हमने, नेशनल इनोवेशन वाला। अब ये करंट अफेयर से भी नहीं होता, ठीक है? ये स्टैटिक से भी नहीं होता। तो यहाँ क्या था? यहाँ था आपके एनालिसिस, जो आपको दिला सकता है मार्क्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विद रेफरेंस टू द आईयूसीएन, आईयूसीएन एनवायरनमेंट बुक में बिल्कुल कवर्ड होता है, तो लोग तो इसके बारे में पढ़ेंगे ही, और साइट्स भी, ये भी एनवायरनमेंट बुक में कवर्ड है। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको तो सही करना चाहिए, स्टैटिक नॉलेज और यहाँ एनालिसिस, ये दोनों काम आ जाएगा इसको करने में। देखते हैं कैसे। ठीक है, आईयूसीएन इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। कोई भी बच्चा जान रहा है आईयूसीएन को बार बार पढ़ के कि ये ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का,
यहाँ से ही ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अब साइज इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, बट इससे हमें क्या पता, ओके, क्योंकि ये यहाँ पे ये पार्टी इसने गलत बना दिया। IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment. Okay, that's a very general statement. तो एक चीज यहाँ से फिर नोट करना है कि जो जनरल स्टेटमेंट होगा वो राइट होता है। उसको क्यों गलत बनाएगा कि वो थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट कर रहा है, थाउजेंड्स ऑफ, ऐसा नहीं कहा कि 500 प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर कुछ ऐसा कहता ना कि 500 प्रोजेक्ट कर रहा है, 200 प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये तो हम नहीं जान रहे कि एग्जैक्टली 200 कर रहा है, तो वो आपके रॉन्ग होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बट इट्स लाइक थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, दैट्स वेरी जेनरिक टर्म, राइट। तो ये जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा सही। अब चलते हैं आगे। तो जैसे ही हमारा वन गलत होता है तो हमारा ये चला गया और ये चला गया और ये चला गया, और आंसर तो यहाँ से ही मिल जाता है 2 and 3। 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हैं साइड्स के बारे में ये जान लेते हैं, और बिल्कुल आने वाले क्वेश्चंस के लिए ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि साइड्स एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट, लेकिन ये कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। ठीक है, तो इसको आप आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल इसे ध्यान में रखेंगे, और बल्कि लिख कर नोट्स में ही रख लेंगे। चलते हैं आगे, और IUCN और साइट्स के बारे में ही अलग से ही लिख लेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप PYQ की कॉपी बना लें, और 2015 टू 2023 से जितना भी नॉलेज हो रहा है और जितना भी उससे रिलेटेड जो टर्म्स आए हुए हैं जो जिसमें आपको जानना ही चाहिए, उसको आप जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट करें। चलते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन FRP के बारे में है। अब FRP हो या MSP हो, हमेशा न्यूज में है। That is a evergreen topic, right? MSP is also an evergreen topic. तो MSP को लेकर फिर FRP is also an evergreen topic. FRP मिलता है शुगर किन के लिए, MSP मिलता है अदर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो ये कोई भी बच्चा जो इसकी तैयारी कर रहा है वो एवरग्रीन टॉपिक्स को तो करके जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन को भी कर लेगा। चलिए, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है ये क्वेश्चन से, जहां से वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि ये CACP के बारे में पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। ठीक है, अगर उसे थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसने सिर्फ रिकमेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है अप्रूव्ड बाई, तो अप्रूव्ड कोई ऐसी बॉडी तो अप्रूव नहीं करेगी ना, दैट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। तो इसका आंसर है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। What explains the eastward flow of equatorial counter current? ठीक है, इसके लिए बिल्कुल आप करंट्स को तो करके ही जाएंगे, वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स, उसका फ्लो। ठीक है, ये सब तो, और जब करके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट्स यहाँ पर जो है वो इस तरह से ईस्टवर्ड जो है वो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके दोनों करंट्स क्या है वो आपके मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद ये जो है, ये वाला बीच वाला करंट जो है वो इस तरफ फ्लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि सारा पानी इकट्ठा यहाँ हो गया, तो ये इस तरफ फ्लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेल्ट ऑफ काल्म नियर द इक्वेटर बन जाता है। ठीक है, ऑकरेंस, उसका ऑकरेंस हो जाता है, तो यहाँ से ये सही हो जाता है। ये दैट इज अ स्टैटिक पार्ट। यहाँ से ये आराम से ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टैटिक से मैंने पहले ही कहा दैट 40 to 45 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये पार्ट इज लाइक पढ़ते तो सब है, बट इसको एग्जामिनेशन हॉल में याद रख पाना और ऐसे क्वेश्चंस के पीछे में भागना इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के लेकर के बहुत सारा कुछ पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा दे देगा जहां आपको पता नहीं होगा। पिलग्रिमेज है, उसका लोकेशन कौन से हिल पर है। ठीक है, ओमकारेश्वर का मे बी सब जाने, बट ये वाला जो है वो एकदम स्पेसिफिक याद रह पाना एग्जामिनेशन हॉल में इज समहाउ डिफिकल्ट। तो इसलिए जो है ऐसा क्वेश्चन को फिर आप छोड़ दें, अगर नहीं आता तो छोड़ दें बिल्कुल। ना ही नॉलेज यहाँ पर जल्दी लगता है, ना ही आपका यहाँ पर स्टैटिक काम आया, ना एनालिसिस काम आया। ओके, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है आप छोड़ दें। ठीक है, चलते हैं आगे। विद रेफरेंस टू द रुलैट सत्याग्रह, अब ये ऐसा क्वेश्चन है स्टैटिक से डायरेक्टली है, इसको बिल्कुल स्टैटिक के बेसिस पे हम कर लेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी, नो इट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेडिशन कमिटी। अब चलते हैं आगे। चलिए,
इन वर्ड्स सत्य गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज, यही मैं बताना चाह रही थी आपको। पिछली बार वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिससे आपको पीवाईक्यू करते करते पता चल जाएगा कि इस टाइप के स्टेटमेंट्स तो सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, ट्राइड। ओके, कोई भी ट्राई कर सकता है, किसी के मन में झांक कर, या एग्जाम ने वहां बैठ के देख तो नहीं रहा था कि गांधी जी ट्राई कर रहे थे या नहीं। सो दैट वाज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। ट्राई का मतलब आप क्या समझते हैं, ट्राई का मतलब हम क्या समझते हैं, ट्राई का मतलब एग्जामिनर क्या समझता है। दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, ट्राई इज अ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट वर्ड अगर यूज करता है वो स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ सैमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द सोलैट सत्याग्रह। यहाँ पे बोल रहे हैं साथ साथ हुआ था, कैसे हो सकता है? सोलैट सत्याग्रह इज समथिंग अराउंड 19 आपका 1919 एंड दैट वाज समथिंग अराउंड 1927। तो जो भी बेसिक नॉलेज से ये क्वेश्चन कर रहा है तो आराम से इसको फिर गलत करेगा, और यहाँ से 3 चल जाएगा तो आपका ये और ये चला गया। ठीक है, 2 हम जान रहे सही है तो यहीं से आपका आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए। Among the following which were frequently mentioned in the news with the outbreak of Ebola virus? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बावजूद भी कुछ ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स में ये पार्ट हम नहीं कर पाते हैं कि हाँ इबोला वायरस कहाँ कहाँ हो रहा था, कुछ ऐसी कंट्रीज आ जाती हैं तो ये भी स्किप करने वाला ही क्वेश्चन है। हाउएवर, अगर किसी को बिल्कुल रिस्क लेना ही है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है ये सोचकर कि अगर देखा जाए तो ये सारा ही कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ठीक है, एग्जामिनर के मन में सब कुछ फिलीपींस आ सकता है, पापुआ न्यू गिनी आ सकता है, जमाइका, हैती, सुरिनाम में भी आ सकता है, सीरिया, जॉर्डन आ सकता है, पर सीरा लियोन इज समथिंग लाइक और लाइब्रिया। ओके, तो ये सब में आपके क्या ये इसमें दिया है, इसने 2-2 कंट्रीज और यहाँ याद दिया 3-3 कंट्रीज, और ये सब बहुत ही बेसिक कंट्री है, बल्कि सियरा लियोन थोड़ा सा हट के लग रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है, बट मैं रिकमेंड करूंगी ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने वाला क्वेश्चन है। और मैंने कहा था कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आएंगे जिसको स्किप करने पे आपका कट ऑफ में फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। फ्लाई ऐश, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, इसको या तो आप इन्वायरमेंट के नॉलेज से कर लीजिए या तो थोड़ा एनालिसिस पार्ट से हो जाएगा। कैन बी यूज, फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग, होता है। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं फ्लाई ऐश इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे आपका इस टाइप में ये समझा रही हूँ कि इस टाइप का दूसरा स्टेटमेंट वो ला सकता है। तो कैन बी वर्ड, कैन बी हो सकता है, हो सकता तो कुछ भी है ना, तो इसलिए इस टाइप के स्टेटमेंट को हम करेंगे सही। अच्छा, फ्लाई ऐश कैन बी यूज रहता रिप्लेसमेंट ऑफ सम अदर पोर्टलैंड सीमेंट कंट्री। ओके, कैन बी यूज, ओके इट कैन बी यूज, एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको सही करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जेनरिक नहीं है, ये बोल रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली, इसी से ही बना है और किसी चीज से नहीं बना है। आपको बोल रहा है इसी से, मानो कि इसी से ही बना, एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। इतना ज्यादा रिसर्च कि हमने देख लिया कि फ्लाई ऐश में कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फ्लाई ऐश तो बन रहा है ना हर जगह, तो इसमें कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। तो कई बार देखा गया है जैसे एक्सट्रीम जेनरिक स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस होते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट के उतने ही गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट था गलत। 3 काटने, यहाँ से 3 गया, ये भी गया, और यहाँ से 1 एंड 2 हमने देख लिया सही है, कैन बी यूज। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, डुगोंग के बारे में क्वेश्चन है, दैट इज अ मैमल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 से को पढ़िए। ये क्या बोल रहा है? इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट। अब आप ही सोच लीजिए कि ये हमारा कोस्ट है, क्या यहाँ पे भी डिगोंग मिलेगा? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब कोई भी चीज अगर हर जगह, मतलब पूरे कोस्ट में फैली हुई होगी, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यहाँ से हम 2 को हटाएंगे तो हमारा ए चला गया, बी चला गया। ठीक है, 3 दोनों में ही है तो 3 को देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सही हो गया। लेकिन हाँ, इस स्टेटमेंट को अब आप फ्यूचर नॉलेज, फ्यूचर में यूज करने के लिए रख लीजिए, है ना। तो इस नॉलेज को हम अच्छे से नोट कर लेंगे कि डुगोंग इज इन डुगोंग हैव अ लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसको आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये हार्बीवोरस ही होता है। डुगोंग इज अ वेरी ऐसा कुछ स्पेशी जो वो हमेशा जो है वो कवर्ड होता है।
ठीक है? प्लेसेस आपके स्पेशली न्यूज़ में भी कवर्ड होता है और जनरल स्टैटिक बुक्स में भी कवर्ड होता है। तो सब जानते हैं कि इट इज़ अ हार्बीवोरस मैरीन एनिमल। तो यहाँ से हमारा 1 एंड 3 सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फॉलोइंग वर द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज़्म? यहाँ से क्या सीखना है हमें? इसका आंसर तो मैं बताऊँगी। इसका इससे हमें सीखना क्या है? इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि कभी भी हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में यूपीएससी का एग्जामिनर गलत क्यों बनाएगा, है ना? कभी उनकी इंसल्ट नहीं करेगा बोल के कि हाँ, ये तो क्रिटिक नहीं थे कॉलोनिस्ट, ऐसा कुछ बोलेगा क्या? नहीं। और ये सारे चर्चित नाम हैं, सारे सोशल रिफॉर्मर्स ये बहुत ही चर्चित नाम हैं, है ना? मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है? यहाँ से हमें सिर्फ यही सीखना है कि कोई भी ऐसा चर्चित नाम जो पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उसके बारे में यूपीएससी का एग्जामिनर डज़न्ट मेक एनी नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट देम। तो यहाँ से हमें यही याद रखना है। यहाँ हमारा होता है ये वीडियो का एंड। ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलूँगी और मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि अगर आपको ये मेरा सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे आप लाइक करें और 100 लाइक्स को पूरा करें, ताकि मुझे ये पता चले कि यू लाइक माय वीडियो। क्योंकि मैं तो बना रही हूँ बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि दैट यू लाइक माय वीडियो और नॉट। ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये टारगेट ना पूरा हो तो मैं वीडियो के साथ नहीं आऊँगी, मैं बिल्कुल आऊँगी, क्योंकि इवन इफ देयर वाज़ 7 to 8 स्टूडेंट हू लाइक माय वीडियो, आई विल मेक द वीडियो फॉर देम। ऑफ कोर्स दिस मेंट फॉर मी। इवन इफ इट्स 1 लाइक, इट मेंट फॉर मी। ओके? तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा दैट यू लाइक माय वीडियो। तो मैं जो है वो अपने स्टार सीरीज़ वगैरह तो लेकर आऊँगी ही आपके लिए, बट मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा ये सीरीज़ बनाने में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के साथ आप मिलने वाली हूँ आपसे। और मैं ये भी कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको स्टैटिक का कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आप बताइए। मैं पर्सनली आपके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, वो डॉट्स को सॉल्व करूँगी, या तो मैं वीडियो में सॉल्व करूँगी या आपको रिप्लाई में सॉल्व कर दूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, कोई भी डॉट है आपका, आप कमेंट करिए रिगार्डिंग द स्टैटिक, रिगार्डिंग द पीवाईक्यूज़, रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन जस्ट कमेंट on my video and I will reply to it. Okay, so तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, एंड मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे स्टार सीरीज के साथ भी और नेक्स्ट वीडियो के साथ भी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और पढ़ते रहिए। थैंक यू।